और अभी इतना ही नहीं, अभी और एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए ऊपर दिखाई दे रहा आप लोगों का, मैंने कैसे यूपीएससी का जो है पोस्टमार्टम कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा मेंस एग्जाम्स जीएस पेपर 1। और देखिए मैंने यूनिट यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यूनिट हो गया 1 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए यूनिट 2, 3, 4 एंड यूनिट 5। मतलब देखिए यहाँ पे मेंस एग्जाम्स यूपीएससी मिशन यूपीएससी जीएस पेपर 1 to 4 तक मैंने लिख दिया यहाँ पे, और जीएस पेपर 1 से लेकर यूनिट वाइज में लिखा कि देखिए यूनिट 1 में क्या है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा हो एसटीआईएस का सिलेबस है, और मैं दिखा रहा हूँ जीएस पेपर 1 के बारे में। देखिए जीएस पेपर 1 में क्या है, मैंने कैसे जो प्रॉपर ढंग से इसको एनालाइज किया, दिखाई दे रहा है जैसे जीएस पेपर 1 में क्या है। और मैं इधर जीएस स्कोर का भी मैं दिखा दूंगा, जीएस स्कोर को भी आपको प्रॉपर ढंग से दिखा दूंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। निदा फाशली साहब जी का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है कि सफ़र में धूप तो होगा, चल सकते हो तो चलो। कि सफ़र में धूप तो होगा, चल सकते हो तो चलो, सभी है भीड़ में, आप भी निकल सकते हो तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती, कि किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो फिर चलो। तो स्वागत है प्यारे से अपने ही इस यूट्यूब के चैनल पे। तो जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो सिलेबस, द बाइबल ऑफ सिलेबस। क्योंकि जितने भी, अगर आपका आइडियल पुस्तक है या किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, सपोर्ट दैट आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए वो सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस हमें क्या बताता है, सिलेबस हम क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका एक ही शब्द में मैं कहना चाहता हूं कि सिलेबस हमें एग्ज़ाम के डिमांड को बताता है। सिलेबस हमें एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स और सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है उसकी जानकारी देता है। क्या क्या पढ़ना है वो हमें कौन बताता है, सिलेबस बताता है, पाठ्यक्रम बताता है। तो सिलेबस का बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही बड़ा योगदान होता है सिलेबस का। और आप अगर कंपटीशन की दुनिया में किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस मस्ट है देखना। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस को जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हमें जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है, साइंस एंड टेक में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, और भी अदर सब्जेक्ट्स में हमें क्या पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशंस में क्या पढ़ना है। तो हमें कौन बताएगा, सिलेबस बताएगा। लेकिन पढ़ना कैसे है, एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे आगे चल के जो है अपने पैटर्न को चेंज करता है, वो हमें कौन बताएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, जिसे हम हिंदी में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी कहते हैं, तो उसे भी देखना इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले सिलेबस को देखना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आज बताने वाला हूँ कि सिलेबस को कैसे एनकाउंटर किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, एनकाउंटर ऑफ सिलेबस। मैं यूपीएससी का एक एस्पिरेंट हूँ, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ, और मैंने कैसे सिलेबस पे पकड़ बनाया, कैसे सिलेबस को एनालाइज किया, सिलेबस को कैसे एनकाउंटर किया। वो कहते हैं किसी भी चीज़ को पढ़िए तो एकदम खलास कर दीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो फिर ख़त्म का मतलब एनकाउंटर कर देना है सिलेबस के, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। और इसी अगर आप किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाना ही पड़ेगा। स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा रोल होता है, रणनीति का। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैं सिलेबस पे कैसे कवर किया। तो मैं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, इनकाउंटर ऑफ सिलेबस को कैसे इनकाउंटर करना है। उसके बाद फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा PYQ से रिलेटेड। आप लोगों का अगर फीडबैक अच्छा रहा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, मेरे हाथ में है जो है दृष्टि आइस का पाठ्यक्रम है, और इसको मैं बारीकी से बताऊँगा कि मैंने कैसे इसको एनालाइज किया। मैं काफ़ी दिन से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था तभी मैं इस एग्ज़ाम को लेकर अवेयर हो गया था, तभी से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, 95% मेरा सिलेबस कंप्लीट है, और कुछ और स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेरा मेंस का बचा हुआ वो इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बताऊं, स्टार्ट करूं फिर। सो लेटर स्टार्ट द वीडियो। और दूसरे जो मेरे हाथ में है वो GS स्कोर का पाठ्यक्रम है। तो एक दृष्टि IAS और एक GS स्कोर का पाठ्यक्रम, मैं दोनों बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कौन पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। और उससे पहले यूपीएससी का एक वेबसाइट है,
उस वेबसाइट पे जाइएगा तो सिलेबस वहाँ पे दे दिया हुआ है बारीकी से। वहाँ पे आप जब सिलेबस टाइप कीजिएगा गूगल पे तो आपको एक सिलेबस PDF में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पहले देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर प्रिंट आउट निकलवा के भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप सुविधा है आपकी तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। GS स्कोर एंड दृष्टि IAS जो भी आपको अच्छा लगे वो मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं देखिए कैसे सिलेबस को पोस्टमार्टम किया है, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। GS पेपर 1 राइट। देखिए आपको प्रॉपर ढंग से दिखाई दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। और मैं नेक्स्ट पेज पे GS पेपर 1 है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1। अब मैं सिलेबस पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सिलेबस को डिस्कशन किया है। उसके बाद GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3, GS पेपर 3 है एंड GS पेपर 4। मैं मोटा मोटा सिलेबस भी बता देता हूँ। GS पेपर 1 में पढ़ना क्या, जैसे GS पेपर 1 में आपको हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, उसके बाद जो है आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सब जो है GS पेपर 1 का पार्ट है। जैसे भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास, भूगोल और समाज, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है GS पेपर 1 में, वो भी सब हिस्ट्री का ही पार्ट है। GS पेपर 2 में क्या पढ़ना, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, IR हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, ये सब GS पेपर 2 का पार्ट है। मैं पहले सिलेबस का डिस्कशन कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। फिर भी मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ हिंदी में। इसे मैं कहूँगा राज्य व्यवस्था, संविधान, सामाजिक न्याय, उसके बाद शासन प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसके बाद GS पेपर 3 में हमें पढ़ना है इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे बाद सिलेबस GS पेपर 3 का है, लेकिन आप पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्ट आएगा GS पेपर 3 में। प्रौद्योगिकी हो गया, आर्थिक विकास हो गया, उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, ये सब GS पेपर 3 का पार्ट है। उसके बाद GS पेपर 4, देखिए GS पेपर 4 का सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ। GS पेपर 4 का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा। एथिक्स नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन एथिक्स ही नहीं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कहते हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाओ, आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं बैक कैमरा करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ प्रॉपर ढंग से कि मैंने कैसे जो है प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और सबसे पहला जो काम होता है ना, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सिलेबस ही होता है। तो सिलेबस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस मस्ट है। मैं पहले ही बता दिया ना कि सफ़र में धूप तो होगा, चल सकते हो तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सकते हो तो चलो। किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो फिर चलिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस सर्विस में आके मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं कुछ चेंजेस ला सकता हूँ, डाइवर्सिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको मिलेगा, विविधता मिलेगा, तो UPSC का जो सिलेबस है सबसे बड़ा सिलेबस है। इस सिलेबस को कवर करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। बहुत ही लॉन्ग सिलेबस है UPSC एक ऐसा रेस है, इसमें खरगोश कभी नहीं जीतेगा। इसमें ऑलवेज जीतने वाले कछुआ ही होंगे जो स्लो बट कंटिन्यू स्टडी करेंगे, क्योंकि ये 1600 मीटर का रेस नहीं है, ये जो है 35 से 40 किलोमीटर का मैराथन है। यहाँ पे बहुत सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट से आपका रूबरू होना पड़ेगा। 30 to 40 टाइप्स के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, हम पढ़ते तो वही है जो हमें क्लास 6 में पढ़ाया जाता है, क्लास 7th में, क्लास 11th, क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। NCERT किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग बचपन में अवेयर नहीं थे। हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ते थे तो अवेयर नहीं थे कि NCERT भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब इस फील्ड में आते हैं तब हमें पता चलता है और हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है कि NCERT इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द बुक। NCERT बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है NCERT। और पढ़ना अगर UPSC में अच्छा करना है, अगर आप NCERT पे कमांड बना लेते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक्सपीरियंस एंड अनुभव के साथ, जहाँ तक मैंने PYQ का एनालाइज किया है, जहाँ तक मैंने सिलेबस को देखा है, तो NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आप NCERT पे पकड़ अच्छे से बना लेते हैं, आप पकड़ ऐसा कि भाई पेज नंबर याद होना चाहिए और आपके माइंड में क्वेश्चन घूमना चाहिए, और अगर आप NCERT को अच्छे से पढ़ते हैं, उस पर कमांड बना लेते हैं, तो
कोई भी जो प्रीलिम्स जैसे एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव साइड, इवन मेंस एग्जाम में भी, प्रीलिम्स नहीं मेंस एग्जाम में भी बहुत बड़ा रोल होता है। प्रीलिम्स में तो तकलीफें नहीं होगी क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मेंस में अपनी विचार, अपनी व्यक्तित्व को प्रदर्शन करना होता है। आपका क्या विचार है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या व्यक्तित्व है, उसे वहाँ पे लिखना पड़ता है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स छाप के आओगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपके विचारों को देखा जाता है एग्जामिनर कि हाँ इस बच्चे के अंदर क्या ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS बनने वाला नेचर है कि नहीं, माइंडसेट है कि नहीं, विचारधारा है कि नहीं, भाषा पे पकड़ है कि नहीं। तो सबसे पहला तो काम भाषा होता है। भाषा कैसे पकड़ करोगे? न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो डेली आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। जैसे मैं पढ़ता हूँ द हिंदू और हिंदी के लिए जनसत्ता पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी है और मुझे इंग्लिश से कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई जो उससे दुश्मनी नहीं है क्योंकि मेंस में भी क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है। तो मैं मान के चलो कि 95% जो है हिंदी पे ध्यान देता हूँ, मुझे पता है, लेकिन 5% 10% मैं इंग्लिश को भी पढ़ता हूँ डेली। अगर मान के चलिए कि मैं 10 घंटे के टारगेट बनाता हूँ तो उसमें मेरा जो है 8 घंटे 9 घंटे जो है मैं अपने जो है स्टैटिक्स पे काम करता हूँ, ऑप्शनल पे काम करता हूँ, एस्से पे काम करता हूँ। लेकिन इंग्लिश पे भी मैं 1 घंटा काम करता हूँ डेली। इंग्लिश के द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। कम से कम रीडिंग स्किल तो डेवलप होगा, कुछ तो नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और मेंस में क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। तो चलिए बिना टाइम व्यर्थ किए, बहुत चीज़ मैं बता दिया हूँ, तो बिना टाइम व्यर्थ किए मैं सिलेबस दिखाता हूँ। तो बैक कैमरा में करता हूँ और मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ कि मैंने कैसे सिलेबस को एनालाइज किया। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा हो, तो STIS का सिलेबस है और मैं दिखा रहा हूँ GS पेपर 1 के बारे में। देखिए GS पेपर 1 में क्या है, मैंने कैसे जो है प्रॉपर ढंग से इसको एनालाइज किया है। दिखाई दे रहा जैसे GS पेपर 1 में क्या है। और मैं इधर GS स्कोर का भी मैं दिखा दूंगा, GS स्कोर को भी आपको प्रॉपर ढंग से दिखा दूंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ और उसमें क्या है कि मोटा मोटी सिलेबस दे दिया हुआ। तो मैं दिखाई दे रहा है, इसमें पूरा जो है चैप्टर वाइज आपका दिया हुआ है और इसका जो है दिखा दे रहा हूँ, ये दृष्टि पब्लिकेशन का है, GS स्कोर का। तो आप दिखा दे रहा कि मैंने कैसे सिलेबस को इनकाउंटर किया है। मैं प्रॉपर यहाँ पे लिख दिया हूँ कि मॉडर्न इंडिया यहाँ से यहाँ है, फिर 18वीं शताब्दी से लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व विषय, यानी 18th सेंचुरी। तो ऐसे जो है की पॉइंट को, की वर्ड्स को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति एंड उसका योगदान हो गया, फिर यहाँ पे भारतीय समाज हो गया, महिला संगठन, जनसंख्या हो गया, डाइवर्सिटी संबंधी, गरीबी, विकासात्मक, शहरी एवं उनकी समस्याएं क्या है, भूमंडलीकरण पढ़ना, फिर आपको दिखाई दे रहा विश्व के भौतिक भूगोल पढ़ना, फिर धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रवाद, ये सब देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा प्रॉपर ढंग से। उसके बाद विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का विवरण, दक्षिण एशिया भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते हुए भारत सहित प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक उद्योग। तो ऐसे आपको तैयार करना होगा। फिर आते हैं यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी स्ट्रक्चर को पढ़ना, लेकिन GS पेपर 1 में जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना होगा, PYQ देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। क्योंकि मेंस में जो है पूरा जो UPSC बेल जो है डिफाइन करके सिलेबस दिया हुआ, पूरा जो है एनालाइज किया हुआ है सिलेबस को। तो यहाँ पर जो पूरा जो है सिलेबस को डिफाइन करके दिया हुआ है UPSC। जैसे GS पेपर 2 में देखिए आपको जो है दिया हुआ है संघ एवं राज्य के कार्य, उत्तरदायित्व, ये सब की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं UPSC। शक्तियों का पृथक्करण, अगर आप UPSC के मेंस के PYQ देखिए ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ। और इवन क्या होता है कि प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर आपको यहाँ पे देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद जो है आपका मंत्रालय से पूछता है, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्ति के बारे में पूछा जाता है, अर्ध न्याय के हस्तक्षेप, अभिरुचि, इशूज के बारे में पूछा जाता है, क्या समस्या है। उसके बाद गैर सरकारी संगठनों के बारे में पूछा जाता है, जैसे NGOs वगैरह हो गया। फिर स्वयं सहायता समूह SHG हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछा जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे NGO कहते हैं शॉर्ट में। उसके बाद संवेदनशील वर्ग यानी वेलनेबल सेक्शन, यहाँ पे गवर्नेंस का पार्ट हो गया। मैंने यहाँ पे डिवाइन किया हुआ कि भाई यहाँ से यहाँ तक लेकर गवर्नेंस का पार्ट है। फिर आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा
स्वास्थ्य शिक्षा जैसे WHO के बारे में पढ़ना होता है, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन संबंधी विषय हो गया, गरीबी हो गया, भूख से संबंधित विषय हो गया, शासन हो गया, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ये सब गवर्नमेंट का पार्ट है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल हो गए, फिर जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, फिर लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, क्योंकि इन फ्यूचर आप जो सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपका क्या योगदान होगा लोक सेवाओं की। उसके बाद भारत में उसके पड़ोसी संबंध, AIR का पार्ट हो गया। उसके बाद जिस वर्ड मैं 3 दिखा दे रहा हूँ, इसमें इसका जो है थोड़ा सिलेबस वेल डिज़ाइन मैं कह सकता हूँ, थोड़ा वास्ट सिलेबस है बट सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, इंडियन इकोनॉमी, संसाधन हो गया, फिर रोजगार हो गया, समावेशी तथा उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकारी बजट, जो गवर्नमेंट बजट पेश करते हैं, एवरी ईयर जो है बजट पेश होता है। उसके बाद MSP हो गया, किसान से रिलेटेड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया। उसके बाद पशुपालन संबंधी अर्थव्यवस्था, खाद्य प्रसंग, बाद में भूमि सुधार, जिसको हम इंग्लिश में लैंड रिफॉर्म कहते हैं क्या इंडिया में। उसके बाद जो है निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल। उसके बाद यहाँ पे भारत की उपलब्धि, देशज रूप से प्रौद्योगिकी विकास। मैं मोटा मोटा पढ़ के बता रहा हूँ, मैंने पूरे एनालाइज किया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, या UPSC के जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ से भी सिलेबस को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा तो मैं वहाँ से बता दूंगा कैसे सिलेबस को डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर हो गया, रोबोटिक्स हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद आपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपदा और आपदा प्रबंधन, ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। उसके बाद आते हैं GS पेपर 4 पे। GS पेपर 4 में देखिए नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, डेट मीन्स की एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सत्यनिष्ठा हो गया, अभिवृत्ति हो गया, ईमानदारी हो गया, आचार व्यवहार हो गया। फिर यहाँ पे आते तो देखिए अभिवृत्ति, एटीट्यूड, मतलब अभिवृत्ति के बारे में UPSC बताया, एटीट्यूड। तो फिर एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, अभिरुचि, प्रतिभा। उसके बाद सहानुभूति, एम्पैथी के बारे में, संवेदनशीलता के बारे में बताया गया, संवेदना। उसके बाद जो जैसे इसको अगर पढ़ते तो देखिए कितना अच्छा सिलेबस जो है यहाँ पे दिया हुआ। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, एम्पैथी। उसके बाद सहिष्णुता तथा संवेदना, सहिष्णुता और संवेदना उसके प्रति क्या है, कितना अच्छा तरीके से जो है सिलेबस दिया गया। तो देखिए आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितना अच्छा तरीके से UPSC जो है सिलेबस देती है, पता चल गया आप लोगों का। फिर अगर इसमें भी दिखा देते हैं GS स्कोर का, दृष्टि पब्लिकेशन का बुक था, मैं काफ़ी पहले ही मंगाया था, इसलिए मेरे पास जो है देख रहा है कितना बेहतर तरीके से मैं इसको जो प्रिपेयर किया हूँ, तैयार किया हूँ, पोस्टमार्टम कर दिया हूँ, मैं इसको इनकाउंटर कर दिया हूँ। उसके बाद मैं दिखा दे रहा हूँ राज्य व्यवस्था, ये GS स्कोर का है, UPSC का विस्तृत पाठ्यक्रम चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है। जैसे ऐतिहासिक विकास और विशेषता है, तो ऐतिहासिक विकास और विशेषता में क्या, संविधान का महत्व हो गया, वैसे इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ, प्रस्तावना हो गया, नागरिकता हो गया। फिर यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। यहाँ पे DPSP के बारे में दिया गया है, देखिए DPSP से 12 क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर यहाँ प्रस्तावना से 5 क्वेश्चन PT में पूछा हुआ है, मौलिक अधिकार से 10+4 14 क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके बाद यहाँ देखिए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी से 4 क्वेश्चन पूछा अभी तक। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर से भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ और राष्ट्रपति, जो मैं वहाँ पे मोटा मोटी सिलेबस बताया है उसी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया, तो ये हमको काफ़ी बेस्ट लगा, इसलिए हम इसको निकलवा लिए। और कि इससे पता चल जाए कौन कौन से चैप्टर पढ़ना। उसके बाद न्यायपालिका हो गया, जुडिशरी के बारे में भी पढ़ना होता है, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया। तो ऐसी सब सब्जेक्ट है इसमें, एवरी सब्जेक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए मानव भूगोल हो गया, भूगोल के बारे में हो गया। फिर इधर आप आते हैं तो राज्य व्यवस्था तो दिखाई दिए। फिर गवर्नेंस हो गया, इसमें भी पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज दिया, बट चैप्टर वाइज। अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR हो गया, फिर इकोनॉमी के बारे में दिया गया, एंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, मतलब चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो ये काफ़ी बेस्ट बुक है, आप ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप परचेज कर सकते। और अभी इतना ही नहीं, अभी और रुकिए, एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए ऊपर दिखाई दे रहा आप लोगों का, मैंने कैसे UPSC का जो है पोस्टमार्टम कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मेंस एग्जाम्स GS पेपर 1, और देखिए मैंने यूनिट यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यूनिट हो गया 1 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए यूनिट 2, 3, 4 एंड यूनिट 5।
मतलब देखिए यहाँ पे मेंस एग्जाम्स यूपीएससी मिशन यूपीएससी जीएस पेपर 1 to 4 तक मैंने लिख दिया यहाँ पे, और जीएस पेपर 1 से लेके यूनिट वाइज मैं लिखा कि देखिए यूनिट 1 में क्या है, आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति हो गया। पीटी में क्वेश्चन आता है यस, 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर आता है। फिर मेंस में जो है यस दो क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से आ जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन मॉडर्न इंडिया देखिए यूनिट 2, 3 and 4। इसमें जो है प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है। 15 से 16 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आता है, आया अभी तक और आ भी जाता है। 6 से 8 क्वेश्चन मेंस में आता है। फिर यूनिट देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता वर्ल्ड हिस्ट्री से, मेंस में क्वेश्चन आता है। 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अगर देखिए तो इंडियन सोसाइटी हो गया, मैंने वेल डिज़ाइन किया हुआ देख रहे हैं आप। जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 हो गया। जैसे यूनिट में देखिए इंडियन पॉलिटी हो गया, यूनिट 12, 13, 14, 12, 13, 14। उसके बाद सामाजिक न्याय से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जो है आपका शासन गवर्नेंस से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। आईआर से प्रीलिम्स में गाहे बेगाहे आ जाता है, मान के चलिए नहीं ये आता है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से नहीं आता है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से देखिए जीएस पेपर 3 में क्या है कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। 16 से 20 क्वेश्चन आया अभी तक। उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन मेंस में आ जाता है। यूनिट 11, 12 and 13 साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में प्रीलिम्स और मेंस में भी आता है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आता है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी में आंतरिक सुरक्षा में प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता लेकिन मेंस में आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता लेकिन मेंस में आता है। फिर यहाँ पे देखिए जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जैसे प्रशासनिक अधिकारी कानून हो गया, जवाबदेहिता, ये सब तो हम बता ही दिए हैं। अकाउंटेबिलिटी हो गया, उसके बाद उत्तरदायित्व हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी हो गया, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केस स्टडी के बारे में पुनः मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बताए होंगे कभी लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। केस स्टडी आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और स्टेटमेंट के नीचे क्वेश्चंस होते हैं, फिर अपना विचार व्यक्त करना होता है कि आप एक ज़िले के जिला अधिकारी है तो आपके ज़िले में जो है ये हो गया या वायलेंस हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस पर जो है अपना ओपिनियन दीजिए। उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा, निबंध के बारे में बता दे रहा हूँ। और अपेक्षा उनसे की जाए कि निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहे तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करे और संक्षेप में लिखे। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा। और इधर भी देखिए मैं पूरा यूपीएससी के सिलेबस को मैं ऊपर से नीचे तक चिपका दिया हूँ। यहाँ पे उधर भी गया मैं, काफ़ी ओल्ड ही चिपकाया, देख रहे हैं, आपको प्रॉपर ढंग से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा। इधर भी हमने चिपकाए हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा स्वतंत्रता के 50 देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। उसके बाद जीएस पेपर 4 में मैं इधर भी, क्योंकि उधर जगह नहीं था तो मैं फिर इधर। तो वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा।